हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विन विद लॉजिक। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज ये जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मैच फिक्सिंग के सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने बहुत सारे देखिए मैच फिक्सिंग के बारे में सुना होगा, बहुत सारे केसेस आपके सामने आए होंगे। सम टाइम क्या होता है कि प्लेयर्स पकड़े जाते हैं, उनको जेल भी होती है। सम टाइम क्या होता है कि थोड़ी बहुत पेनल्टी के साथ उन प्लेयर्स को छोड़ दिया जाता है, बट सम टाइम क्या होता है कि लाइफ टाइम बैन लग जाता है प्लेयर्स पे। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट से बैन भी कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट से बैन भी किया गया। बट क्या आपको पता है एक्चुअल में जो मैच फिक्सिंग की शुरुआत है वो कैसे हुई थी? तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। सो किस किस प्लेयर्स के नेम सामने आए थे, इन सब चीज़ों की प्रॉपर शुरुआत कैसे हुई थी, और उस पर प्रॉपर अभी तक क्या कोई लॉ है या नहीं है, और अगर लॉ है तो उसका किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है अभी हमारे क्रिकेट में। तो आपको प्रॉपर इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए उसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में मैच फिक्सिंग की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। इंडिया 1983 में जो वर्ल्ड कप जीती थी उसके 11 साल तक किसी को पता भी नहीं था एक्चुअल में कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग भी होती है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता था। बट ऐसा क्या हुआ 11 साल के बाद जो सबको पता लग गया कि मैच फिक्सिंग होती है क्रिकेट में? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1994 की बात है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई हुई थी अपनी टेस्ट मैचेस की एक सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। सो उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान के जो प्लेयर थे सलीम मलिक, वो शेन वॉर्न के रूम में गए और उन्होंने उस टाइम पे उनको $2,76,000 कैश ऑफर किए कि आप ये मैच को हार जाइए। और उसके पीछे का रीजन देते हुए उन्होंने क्लियरली ये बोला कि अगर आप लोग ये मैच जीत जाएंगे हमारे होम ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक को उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और हो सकता है कि पब्लिक हमारी जान भी ले ले, हमारे घर को जला दिया जाए और हमारी फैमिलीज पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। बट शेन वॉर्न ने उस टाइम पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने जैसे ही सलीम मलिक से कन्वर्सेशन खत्म हुई, उन्होंने ये सारी जो बातें हैं वो अपने कैप्टन को, कोच, रेफरी को क्लियरली जाके बता दी। और उस टाइम पे ये केस सामने आया। तो एक्चुअल में शेन वॉर्न ने क्या किया था उसकी एक रिकॉर्डिंग है जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आप सुन सकते हैं। Houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down. $200,000 cash for you and Tim May. So we go and tell so Mark Taylor, Bob Simpson. तो बेसिकली इस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि शेन वॉर्न ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि उनकी क्या क्या कन्वर्सेशन हुई थी सलीम मलिक से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने इस केस के बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसकी प्रॉपर एक कमीशन बैठी, जिसके हेड थे जस्टिस फखरुद्दीन एंड जस्टिस मलिक मोहम्मद। सो दोनों ही लोगों ने इस पे काफी सारी रिसर्च की, जो भी प्रूफ्स थे एंड जो भी उस टाइम के सिनेरियोज थे एंड जो भी वहां पे कन्वर्सेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग पे उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट को तैयार किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि सलीम मलिक के खिलाफ हमारे पास काफी सारे सबूत हैं। बट सलीम मलिक के साथ साथ वसीम अकरम का भी नाम सामने आया था, बट उनके खिलाफ जो है उस टाइम पे एविडेंस इतने नहीं मिल पाए। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उनको वसीम अकरम को छोड़ना पड़ा। बट एक्चुअल में उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में क्लियरली बोला कि वसीम अकरम जो है वो भी दूध के धुले नहीं है, वो भी इस फिक्सिंग में कहीं ना कहीं शामिल थे, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। इसी वजह से हम उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बट जो सलीम मलिक थे उनके खिलाफ काफी सारे सबूत मिले, काफी सारी रिकॉर्डिंग्स मिली। सो उनको उसी टाइम गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम का बैन लगा दिया क्रिकेट ना खेलने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो सलीम मलिक दुनिया के पहले ऐसे प्लेयर बने जिनको मैच फिक्सिंग के लिए जेल हुई और उनको लाइफ टाइम बैन दे देगा क्रिकेट से। बट ये बैन इतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, बिकॉज 2008 में पाकिस्तान के एक लोकल कोर्ट ने उनका ये बैन हटा दिया और सलीम मलिक फिर से क्रिकेट को खेलने लगे, बट नॉट इंटरनेशनली वो नहीं प्ले करते थे। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो केस है वो रफा दफा कर दिया जाता है, प्रॉपर उनको जेल हो जाती है, उनको बैन भी लग जाता है। अब काफी टाइम तक मैच फिक्सिंग का कोई भी केस सामने नहीं आया। बट 3 साल के बाद 1997 में आउटलुक मैगजीन जो है मनोज प्रभाकर का एक इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें मनोज प्रभाकर ने क्लियरली ये मेंशन किया था कि श्रीलंका सिंगर सीरीज में उनके खुद के टीममेट ने उनको 25 लाख रुपए ऑफर किए थे मैच को हार जाने के लिए। सो आगे चल के हमारे एक ऑफिसर थे IAS बिंद्रा जी, जिन्होंने क्लियरली अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया था कि वो जो 25 लाख रुपए थे वो किसी और ने नहीं, इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले कपिल देव जी ने ऑफर किए थे। सो उस टाइम पे तो इतने ज्यादा कोई भी प्रूफ नहीं थे कपिल देव के खिलाफ। सो आगे चल के BCCI ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसके हेड थे ऑनरेबल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो बाद में जाके उन्होंने अपनी प्रॉपर एक रिपोर्ट को तैयार किया, जिस रिपोर्ट का नाम था चंद्रचूड़ रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो सट्टा है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे खेला जा रहा है, काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। बट एक्चुअल में वी डोंट हैव दैट मच प्रूफ कि हम उनके ऊपर कोई भी केस कर पाए या उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही कर पाए। सो उस टाइम पे इस रिपोर्ट को मीडिया को
हैंड ओवर कर देगा, बट ऑफिशियली ये पब्लिक नहीं की गई बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट के पर्सन थे उनका भी ये मानना था कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से सही नहीं है, तो इसी वजह से इस पे इतनी ज्यादा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सो इसके बाद अगेन काफी टाइम तक मैच फिक्सिंग का कोई भी सिनेरियो जो है वो सामने नहीं आया। देन उसके बाद आफ्टर 3 years ईयर 2000 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई हुई थी अपने 2 टेस्ट एंड 5 ODI मैचेस की सीरीज को कंप्लीट करनी, जिसमें पहला जो टेस्ट है वो आपका 19 Feb 2000 को प्ले करना था और जो 5th ODI मैच है वो आपका प्ले करना था 19 मार्च 2000 को। सो इसी बीच जब इस सीरीज को ऑर्गेनाइज करने की तैयारी चल रही थी, सो उस टाइम पे दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील का एक आदमी था सलीम हथेली, जो कि इंडिया में फिरौती वगैरह लिया करता था उनके नेम पे। सो उन्होंने इसी बीच अपोलो टायर्स के ओनर्स एंड टाटा मोटर्स के ओनर्स को कॉल किया और उनसे फिरौती मांगी, बट अपोलो टायर्स के ओनर्स एंड टाटा मोटर्स के जो ओनर्स है उन दोनों ने ही ये खबर जाके मुंबई पुलिस को दे दी। सो उस पर पुलिस ने इंस्टेंट एक्शन लिया बिकॉज पुलिस के कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि जो सलीम हथेली है उनके थ्रू हम दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील को पकड़ सकते हैं। सो उस टाइम पे मुंबई पुलिस के ईश्वर सिंह ने अपने 2 कांस्टेबल को सलीम हथेली के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रही है टाटा मोटर्स एंड अपोलो टायर्स के ओनर्स के उनको सुनने के लिए कहा और प्रॉपर रिकॉर्डिंग को ट्रैक करने के लिए कहा। तो इस बीच काफी सारी कन्वर्सेशन हुई और काफी ज्यादा कोऑपरेट भी किया अपोलो टायर्स के ओनर्स एंड टाटा मोटर्स के ओनर्स को। सो जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ रही थी तो इसी बीच पता लगा कि जो BSNL का नंबर सलीम हथेली यूज कर रहा है वो कुछ सालों पहले कृष्ण कुमार जी यूज कर रहे थे। कृष्ण कुमार कौन है मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण कुमार जो हमारे टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार जी हैं उनके भाई हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह भी लगने लगा कि गुलशन कुमार जी की डेथ में अंडरवर्ल्ड का तो हाथ नहीं है, बट चलिए वो सारी चीजें आगे की बात है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एक्चुअल में जो फिक्सिंग है वो किस तरीके से पता लगी। तो जैसे जैसे इन लोगों की कन्वर्सेशन आगे बढ़ रही थी उसके साथ साथ पुलिस ने क्या किया कि जो कृष्ण कुमार का फोन है उसको भी ट्रैक करने के लिए कहा और जो कांस्टेबल थे वो इस टाइम पे कृष्ण कुमार एंड सलीम हथेली दोनों की कन्वर्सेशन को ट्रैक कर रहे थे। एक कॉल आता है कृष्ण कुमार के पास संजीव चावला का, जो कि उनके फ्रेंड होते हैं और वो इंडिया आए होते हैं, तो उनके पास कोई लोकल नंबर नहीं होता है। तो कृष्ण कुमार क्या करते हैं कि जो अपना नंबर है वो संजीव चावला को दे देते। तो इस टाइम पे जो कृष्ण कुमार की कन्वर्सेशन पुलिस सुन रही थी वो कृष्ण कुमार से हटके संजीव चावला जी की जो कन्वर्सेशन है उनको सुनना स्टार्ट कर देती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसी बीच मैच की प्रिपरेशन भी चल रही होती है। तो जो इंडियन टीम है वो नियर बाय होटल आपके ताज होटल, जो कि मुंबई का इस टाइम का सबसे बड़ा होटल है, वहीं पर ही रुकी होती है और संजीव चावला भी उसी होटल में रुके होते हैं। आप संजीव चावला ये नाम अपने माइंड में रखिएगा बिकॉज आगे जितने भी फिक्सिंग के केसेस आने वाले उसकी मेन जो जड़ है, जो स्टार्टिंग है, वो संजीव चावला के थ्रू कहीं ना कहीं हो रही थी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 कांस्टेबल इन लोगों की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। सो जब कांस्टेबल से पूछा जाता है कि एक्चुअल में आपको क्या पता चला, तो कांस्टेबल्स जो है क्लियरली मना कर देते हैं कि हमें नहीं लगता है कि इन लोगों का कोई भी कनेक्शन जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है वो आपकी सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ही कन्वर्सेशन होती है। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुंबई पुलिस कहते हैं कि हो सकता है कि ये कोई कोड वर्ड्स का यूज कर रहे हो। तो उस पर कांस्टेबल क्लियरली बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कोई भी कोड वर्ड का यूज हो रहा है, बिकॉज जो भी कन्वर्सेशन होती है वो आपके लाइव मैच में जो भी सिनेरियोस चल रहे होते हैं उसी से रिलेटेड होती है। तो लाइव मैच में जो भी हो रहा होता है ये लोग उसी पे ही बात करते हैं। तो ये सब सुनने के बाद तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी अभी ये लोग ट्रैकिंग कर रहे थे उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दिया जाता है। बट इसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो 2 कांस्टेबल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए लगाए गए थे, हायर किए गए थे, उसमें से एक कांस्टेबल अपने घर पे बैठ के टीवी पे एक क्रिकेट मैच देख रहा होता है। वहीं कमेंट्री बॉक्स में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनजी क्रॉन्जे आते हैं और वो कुछ कमेंट्री देने लग जाते हैं। तो इसी बीच में जो कांस्टेबल टीवी देख रहा था उसके माइंड में एक बात क्लिक करती है कि ये तो वही आवाज है जो वो इतने टाइम से फोन रिकॉर्डिंग्स पे सुन रहा है। तो ये बात वो जाके मुंबई पुलिस को बताता है। तो मुंबई पुलिस क्या करती है कि दूरदर्शन से कमेंट्री बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग्स है वो मंगा लेती है। सो दोनों रिकॉर्डिंग को ये लोग मैच करके देखते हैं, जो टीवी में कमेंट्री पर्सन कर रहा होता है और जो कॉल्स पे रिकॉर्डिंग होती है। सो दोनों के दोनों जब वॉइस को मैच किया जाता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में ये साउथ अफ्रीका का कैप्टन हेनजी क्रॉन्जे ही है। और बाद में ये लोग फिर से ट्रैकिंग अपनी शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे पता चलता है कि जो भी कन्वर्सेशन ये लोग मैच से रिलेटेड एक दिन पहले कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे एग्जैक्ट सेम वही मैच में हो रहा होता है। सो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि इंडिया का जो फर्स्ट बड़ा मैच फिक्सिंग का केस था वो एक को इंसिडेंट की वजह से पकड़ा जाता है, बिकॉज एक्सटॉर्शन का एक केस रजिस्टर होता है। और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ये सोचती है कि वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंच सकती है, अंडरवर्ल्ड का भी इसमें नेम आता है, बट एक्चुअल में जो सिनेरियोस चल रहे होते हैं वो कंप्लीट एक मैच फिक्सिंग के चल रहे होते हैं। सो इस कन्वर्सेशन को आगे
कंटिन्यू रखा जाता है, बट मुंबई पुलिस उस टाइम पे एक्शन नहीं लेती है। बिकॉज क्या है, अगर उस टाइम पे मुंबई पुलिस एक्शन लेती तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को अरेस्ट करना पड़ता है इंक्वायरी के लिए, और यहाँ पे दोनों देशों की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन पे बात आ जाती। सो इसी बीच मुंबई पुलिस इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करती है और ट्रैकिंग जो है अपनी कंटिन्यू रखती है। तो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो चुकी होती है, पहला टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। सो इसी बीच मुंबई पुलिस को एक कन्वर्सेशन हाथ लगती है जिसमें हेनरी क्रॉन्जे कह रहे होते हैं संजीव चावला को निकी हर्षलगिब्स एंड पीटर जो है वो 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो इस पर संजीव चावला ये बोलते हैं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उस सिनेरियोज में क्या होगा। तो यहाँ पे हेनरी क्रॉन्जे कहते हैं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया 250 से ज्यादा रन नहीं बनाएगी, और एक्चुअल फर्स्ट ओडीआई में यही होता है, एग्जैक्ट सेम। इंडिया पहले बैटिंग करती है और इंडिया का जो टोटल स्कोर होता है वो आपका 248 रन होता है, और उसको चेस करने के लिए जब ऑस्ट्रेलियन टीम मैदान पे उतरती है तो यहाँ पे हर्षलगिब्स 90 रन पे आउट हो जाते हैं, 20 रन से ज्यादा नहीं बनाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं निकी की बात करूं तो निकी जो है वो 14 रन पे आउट हो जाते हैं, और जो पीटर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। बट उसके बाद भी इस मैच को 2 विकेट से जीत जाती है। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुंबई पुलिस को काफी सारे सबूत मिल चुके थे। इसी बीच क्या होता है कि सीरीज खत्म होने के 4 दिन पहले जो संजीव चावला है वो लंदन चला जाता है, और मुंबई पुलिस के हाथ से उस टाइम पे संजीव चावला बच जाता है। बट कहीं ना कहीं आगे चल के 20 साल के बाद 2020 में संजीव चावला को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। तो काफी टाइम के बाद संजीव चावला पकड़ा जाता है, बट 20 साल तक उन्होंने बहुत सारी मैच फिक्सिंग की है जिसके बारे में मुंबई पुलिस को शायद आइडिया ही नहीं होगा, हमारी गवर्नमेंट को आइडिया ही नहीं होगा। सो मुंबई पुलिस सीरीज खत्म होने के बाद एक केस फाइल करती है जिसमें जो भी उनको प्रूफ्स मिले हैं, जो भी उनको रिकॉर्डिंग्स मिली है, वो सारी की सारी वो सबमिट करती है। और इसके बाद द यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें हेनरी क्रॉन्जे क्लियरली मना कर देते हैं कि सारी की सारी चीजें गलत है, ये रिकॉर्डिंग फेक है, ये मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की है। उसके बाद क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक कमेटी बैठाती है और चारों तरफ से हेनरी क्रॉन्जे के ऊपर प्रेशर डालती है। तो उसके बाद हेनरी क्रॉन्जे इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, और उसके साथ साथ कोर्ट में एक वो स्टेटमेंट भी देते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, एक यूट्यूब चैनल है एपी आर्काइव करके, जिनके चैनल पे क्रॉन्जे क्रिकेट इंक्वायरी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें कोर्ट में जो भी क्रॉन्जे ने बोला एंड जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो प्रॉपर उसके प्रूफ ओरिजिनल वीडियोस आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो आपने ओवरऑल इस वीडियो में देखा कि इंडिया का जो पहला मैच फिक्सिंग का केस था वो किस तरीके से पकड़ा गया, क्या क्या सिनेरियोस थे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैच फिक्सिंग जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकती है। एक्चुअल में हमारे पास उस लेवल के लॉज नहीं है कि हम मैच फिक्सिंग को रोक पाए। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को एक प्रॉपर लॉज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्रॉपर लॉज को बनाना चाहिए मैच फिक्सिंग से रिलेटेड, जिससे आने वाले टाइम पे जो मैचेस हैं वो ईमानदारी से प्ले किया जाए। और जितनी भी अभी चीटिंग्स होती है, मैच फिक्सिंग होती है, डेफिनेटली बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है और पीछे फिक्सिंग हो जाती है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को क्या क्या लॉज लाने चाहिए वो आप आके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। और ऐसी ही अमेजिंग क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।